हाँ। चलिए भाई, क्या हाल चाल। हाँ, हमारा पहला लेक्चर हो चुका था 1D का। आज हमारा क्या है, सेकेंड लेक्चर हम लेंगे। कुछ क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस यहाँ गिवन। चलो, ये पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको, ये ऐसे तो बना हुआ है, लिखा रहेगा कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स 1/3 डिस्टेंस विथ स्पीड v1 एंड रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, देन फाइंड द एवरेज स्पीड। आपको डिस्टेंस नहीं मेंशन है, वो कह रहा है 1/3 चला v1 स्पीड से, रिमेनिंग चला v2 स्पीड से। तो आपको पहले क्या करना है, पूरी डिस्टेंस को d एज्यूम कर। क्या, पूरी डिस्टेंस को क्या एज्यूम कर लो आप, d। 1/3 का मतलब d/3। 1/3 चला v1 से, पूरी डिस्टेंस d है, 1/3 हटा दो तो 2d/3 बचेगा। ये कितने स्पीड से चला, v2 से। ठीक, हमने एवरेज स्पीड का फार्मूला पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम तो मेंशन नहीं है, तो पहली जर्नी का T1 टाइम मान लो और सेकेंड वाली जर्नी को T2 मान लो। यहाँ तक T1 और ये T2, टोटल डिस्टेंस D पता है ना, पूरा D ही माने। टाइम T1 प्लस T2, बस आपको टाइम रखना है। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना चला, d/3, कितनी स्पीड से, v1 से। ये T1 हो गया। T2 क्या होगा, डिस्टेंस चला 2d/3, कितनी स्पीड से, v2 से। तो d/3 आपने कॉमन ले लिया, तो d से d क्या हो, कैंसिल हो गया। फिर 3 तो डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v2 ऊपर चला जाएगा। फिर हमारा फाइनल आंसर ये आ जाए, ठीक। एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि ऑब्जेक्ट क्या हो रही है, घूम रही है। क्या हो रही है, क्या हो रही है, घूम रही है। लिखा है आफ्टर हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ओ, यहाँ पे ओ का विल बी, ये पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट पूछा है, किसका, जो ग्राउंड से टच। ओ पॉइंट, अगर ये आधा घूमेगा तो ये आधा घूम के कहाँ पहुंचेगा, टॉप पे पहुंचेगा। तो जब ये घूमा तो आगे किसका, आगे भी तो गया होगा। यहाँ से मान लो आधा घूम के यहाँ पहुंच गया, ये वाला पॉइंट घूम के कहाँ पहुंच गया होगा, ऊपर। तो ये पॉइंट ओ से शिफ्ट होके कहाँ चला गया, इस ए पे पहुंच गया। ये ओ घूम के ए है, ए एक्चुअल में ओ वाली पोजीशन है जो यहाँ पे पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में थी, अब कहाँ पहुंच गई, ए पे। हमसे पूछ रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं, क्या करेंगे, इसको मिला देंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। बताओ कितना आएगा, तो आसान हो गया। अच्छा हाँ, तो आपको पता है ये रेडियस होगा सर्कल का, तो सेंटर से आर और ये आर, ये तो 2r ही होगा, ये तो पता है। अगर कोई चीज आधा रिवॉल्यूशन घूमे तो आगे भी तो गई होगी। कोई चीज एक सर्कल घूमेगी तो कितना चलती है, 2πr, करेक्ट। और जब वो आधा घूमेगी तो कितना चलेगी, ठीक है ना। 2πr किसका होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन का होता है। और वो हाफ रिवॉल्यूशन घूमेगा तो उसका जस्ट हाफ, मतलब πr। तो मतलब वो कितना आगे शिफ्ट हुई है, πr। मतलब वो आगे भी गई कितना, πr। बस अब यहाँ पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो 90 डिग्री होगा। तो क्या हो जाएगा, r प्लस आर, 2r का स्क्वायर प्लस ये वाली साइड, ये हाइपोटेनियस है ना 90 के सामने, πr का स्क्वायर, r बाहर आ जाएगा और अंदर π² + 4 बच जाएगा, ठीक है। ठीक, देख लो। तो अगर ये बोलता है कि पूरा कंप्लीट रोटेशन हो गया, कंप्लीट रोटेशन होगा तो ओ घूम के वापस से ओ पे आ जाएगा। पूरा सर्कल घूमा है तो डिस्प्लेसमेंट 2πr का ही होगा, क्योंकि वो कितना चला हो, पूरा जब घूमेगा तो 2πr चलेगा। और टू पूरा घूमने के बाद वो वापस से यहाँ पे आ जाएगा, मतलब सीधा स्ट्रेट जितना हॉरिजॉन्टल चला है। तब डिस्प्लेसमेंट आता है 2πr इस कांटेक्ट पॉइंट का जो ग्राउंड से। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, एक क्वेश्चन ये है आपके सामने। एक सर्कुलर पाथ है, एक ऑब्जेक्ट है, ए से चालू की और बी पे गई, ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक। ये एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ये नहीं दिया था, ये जो ब्लू वाली लाइन है ना, ये हमने मिलाया, हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा है, किसका,
जब वो ए से बी गया तो ये सेंटर से बस येलो वाली मैच हुई थी बस। और हमको पता है सेंटर से सरकमफ्रेंस तो रेडियस ही होता है, सबको पता है। अब हमसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। जब वो ए टू बी गया, कहाँ गया है, मोशन कहाँ से कहाँ हुआ है, ए टू बी, तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। पहले एकदम बेसिक फॉर्मूले पे आते हैं, 9th वाले। आपको पता है अगर कोई चीज पूरा सर्कल घूमती है तो कितना घूमती है, 360 डिग्री ना। अगर एंगल के फॉर्म 360 घूमेगी, और डिस्टेंस कितना चलती है, सरकमफेरेंस 2 पाई आर। तो 360 पे कितना घूम रही है, 2 पाई आर। तो हमें बताया 360 के लिए 2 पाई आर, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, 2 पाई आर/360। लेकिन ये कितना घूमी है टोटल, 60 डिग्री चला है वो। तो डिस्टेंस कितनी आएगी, 60 डिग्री। ये 1 डिग्री का 60 डिग्री क्या करोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो सॉल्व करोगे तो पाई आर/3 आएगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट भी हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने ए और बी को क्या किया, आपस में मैच कर दिया। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है 9, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल की, इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट देयर अपोजिट एंगल्स आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट। पढ़े हो कि अगर दो साइड्स इक्वल हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये एंगल, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन गया, ये ओ ए बी एक ट्रायंगल नहीं है ना। ये 60 डिग्री तो गिवन है, ये रेडियस आर है, ये भी साइड आर है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो एक एंगल 60 है, तो आपको पता है पूरे ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 180। तो हम क्या करेंगे, अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं, और पूरा कितना होना चाहिए, 180। ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। आपने पढ़ा इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये आर तो ये भी क्या हो जाएगा, आर। तो हमारी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी क्या है, आर है। अब आते हैं सीधा, डायरेक्ट एग्जाम में ये नहीं लगा, एग्जाम में ये वाला फंड, आर्क लेंथ वाला। चाहे वो 60 जाए, 30 जाए, 90 जाए, जितना भी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस क्या करना है आपको, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ है। आर्क लेंथ का फार्मूला आपने पढ़ा, क्या होता है आर्क लेंथ का फार्मूला, अगर कोई चीज थीटा डिग्री रोटेट कर जाए, कितना, थीटा डिग्री, तो उसकी जो लेंथ होती है वो रेडियस इंटू थीटा होती है। क्या होती है, वो जो लेंथ चला है अलोंग द सर्कमफेरेंस, जितने थीटा पे चला होगा वो रेडियस इंटू थीटा। यही फार्मूला है आर्क लेंथ का। तो रेडियस इंटू थीटा, और थीटा किस में रखना है आपको, रेडियन। चलो तो ये डिस्टेंस का फार्मूला, तो डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट आ जाएगा, इतना सारा सोच करने की जरूरत नहीं। आर कितना है, रेडियस, थीटा कितना है, 60 डिग्री, रेडियन में कितना होता है, पाई/3। जब आप पाई/3 रखेंगे तो आंसर आ गया, देखो पाई/3 सेम ही आया। और डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या है आपका, अगर कोई चीज ए से बी जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला ये है। वो रिजल्टेंट वाले फार्मूले से आप निकालते हैं, जो आप पैरेललोग्राम पढ़ते हैं, उसका यूज करके हम ये सॉल्व करते हैं। तो कितना आता है, 2r sin θ/2। करेक्ट। आप ये दोनों फार्म इससे एग्जाम में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे थीटा बस डिग्री में रखना है, थीटा कितना है, 60 डिग्री, यहाँ 60 रख दो। sin 60/2 30, sin 30 हाफ होता है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा। देखो यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी। एग्जाम में आप ये दो फार्मूले से सॉल्व कर लेंगे फट से, चाहे कोई भी एंगल दिया हो आप फट से निकाल लेंगे। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके साथ, ये पोजीशन टाइम का रिलेशन या डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन समझ लो। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन है, ये वेलोसिटी टाइम का रिलेशन है। आपसे पूछा, जब डिस्प्लेसमेंट टाइम का रिलेशन देगा तो आपको एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा, और जब वेलोसिटी टाइम का रिलेशन देगा तो आपको एवरेज एक्सीलरेशन पूछ लेगा। चलो फाइंड एवरेज वेलोसिटी, कहाँ से कहाँ तक, t/2 से लेके t/3 तक। मतलब आपको एवरेज वेलोसिटी चाहिए t/2 से लेके t/3 तक। हमने एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला पढ़ा था, डेल एक्स बाई डेल टी, या x2 - x1/t2 - t1 पढ़े थे। x2 किस पे होगा, t2 पे, और x1 किस पे होगा, t1 पे। x2 निकाल लो पहले, t2, t2 कितना है, 3, 3 इसी में रख दो, 3 रख के सॉल्व करो, 4 आएगा। फिर t1 इसमें रखो, t1 जब रखोगे तो x1 आएगा, सॉल्व कर लिया। अब फार्मूले में रख के रख दो, x2 कितना आया, 4, x1 कितना आया, 1, t2 - t1, 3 - 2, तो 3 तो आएगा सॉल्व। तो इसका मतलब हमारी जो एवरेज वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। अभी हम इसके क्वेश्चन ढेर सारे, ये तो पढ़ाया हुआ है ना, तो अभी हम जब
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही रहेंगे, ठीक है। अभी तो हम थ्योरी सब मिक्स है ना थोड़ा सा। फाइंड एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, पढ़ा है आपने, सेम यही फार्मूला, बस वहां डेल वी बाई डेल टी होता है, मतलब वी टू माइनस वी वन अपॉन टी टू माइनस टी। तो वी टू किस पे आएगा, टी टू पे, वी वन किस पे आएगा, टी वन पे। तो इसमें टी टू रख देना एक बार तो वी टू आ जाएगा। टी टू क्या है, दो रखो इसमें, एक बार वन रखो तो वी वन आ जाएगा। तो फार्मूले में रख के फिर वापस से आप एवरेज एक्सीलरेशन निकाल लेंगे, सीधा सीधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले पे बढ़ते हैं। ये एक रिलेशन होगा, एक्स इक्वल टू दिस, एक्स इक्वल टू टी क्यू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस थ्री टी प्लस वन। क्या पूछा है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। अब हम इंस्टेंटेनियस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि पूछा क्या है, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन कितने पे, मतलब ये किसी एक पार्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, मतलब ये इंस्टेंटेनियस है। तो पता है v बराबर क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लो आप, x की पावर n का क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन। तो थ्री बाहर आएगा तो t की पावर थ्री माइनस वन टू होगा, प्लस टू इंटू टी स्क्वायर का टू टी माइनस थ्री टी का वन होता है, और वन का तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तो जीरो हो जाए। तो हमारा रिलेशन क्या बन गया, ये अब कितने में पूछा है वेलोसिटी, टी बराबर दो, तो टी बराबर दो इसी में रख दो तो वेलोसिटी आ गई आपकी। लेकिन दूसरा क्या पूछा है, एक्सीलरेशन भी पूछा है। तो आपको पता है एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है डीवी बाई डी टी, पढ़े हो ना। तो जो वेलोसिटी आई इसको डिफरेंशिएट करना है, तो हमारी वेलोसिटी ये आई, तो इसको डिफरेंशिएट करो, थ्री है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी, सही, माइनस नहीं प्लस है ना, फोर है, फोर कांस्टेंट है, टी का डिफरेंशिएशन वन, माइनस थ्री कांस्टेंट है, जीरो हो जाए, थ्री टू जा सिक्स टी प्लस फोर, बस एक्सीलरेशन हो गया। कितने में पूछा है, टी बराबर फोर है। तो एक्सीलरेशन निकाल लो, टी इज इक्वल टू टू रख दो यहाँ, तो सिक्स इंटू टू प्लस फोर, कितना आ गया, 16 मीटर पर सेकेंड। ये तो बेसिक वाला क्वेश्चन था कि आप कैसे निकालेंगे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम, कभी कभी उल्टा पूछता है। क्या पूछता है, देखो पूछेगा क्या, हमें पता है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी, और एक्सीलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। अगर हमें कभी कभी क्या करेगा, v देगा, v फंक्शन, v वेरिएबल होगा, v क्या होगा, ये v जो होगा, ये v वेरी कर रहा होगा, किसका फंक्शन होगा v, v जो होगा वो टाइम डिपेंडेंट होगा, मतलब फंक्शन होगा t का, और ये भी क्या होगा, टाइम डिपेंडेंट, मतलब फंक्शन ऑफ t होगा, ठीक है। तो ये भी फंक्शन ऑफ t है, ये भी फंक्शन ऑफ t। तब क्या करेंगे, तब उसमें आपको उसकी लोकेशन पूछ ले या पोजीशन पूछ ले या डिस्टेंस पूछ ले, तब क्या करना पड़ेगा, v दे के x पूछने लगे क्या, उल्टा, v देके क्या पूछने लगे, x पूछने लगे, तब क्या करेंगे, अगली स्लाइड पे आते हैं, वहां पे लिखा हुआ होगा, वहां पे सब लिखा हुआ होना चाहिए, नहीं है क्या, चलो अच्छा जाने दें, पे समझ लेते हैं। चलो, अगर x क्या हो, v हो, और a की तरफ जाओ, थोड़ा समझते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है, वेलोसिटी पूछ ले, या वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट से एक्सीलरेशन पूछ ले, तो दो बार डिफरेंशिएट करते हैं। पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस तरफ अगर हम जा रहे हैं, एक्स दे के वी पूछे या एक्स दे के ए पूछे या वी दे के ए पूछे, तो क्या करना पड़ता है, हमें करना पड़ता है डिफरेंशिएशन, करेक्ट। लेकिन अगर वो उल्टा आ रहा, पीछे की तरफ, अगर वो इस तरफ आए, आपको एक्सीलरेशन देके वेलोसिटी पूछे या वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछे, तब रिवर्स प्रोसेस चलेगा, तब इसको बिना इंटीग्रेट, तब ये इंटीग्रेशन से आएगा, किससे आएगा, इंटीग्रेशन से, जैसे यही है। तो हमारा dt कहाँ जाएगा, v से मल्टीप्लाई होने, तो क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी इक्वल टू डी एक्स। तो हमारा रिलेशन ये आ जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, टाइम दिया होगा t1 से लेके t2 तक आपका टाइम रहेगा, और यहाँ पे x1 से लेके x2, समझ गए।
जो टाइम दिया होगा आप यहाँ पे रख लेंगे। ये पोजीशन T1 की है और ये पोजीशन T, यहाँ पे सेम dt जाएगा ए की तरफ, क्या हो जाएगा आपका ए dt, और इधर क्या हो जाएगा dv। तो इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, 80 कहाँ से कहाँ तक पता है, T1 पे से T2। T1 पे जो वेलोसिटी होगी वो v1, और जो T2 पे वेलोसिटी होगी वो v। तो आपको इस फॉर्मेट का यूज करेगा जब आपको रिवर्स पूछना लगे, एक्सेलरेशन दे के v पूछ ले या v दे के x पूछ ले, समझ गए। तो आपको रिवर्स आना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते, को समझ गए। अब यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन, ठीक है, ये आप नहीं कर, ये तो अच्छा यहाँ पे समझाया तो गया था, देखो कितने अच्छे से समझाया। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, पूछा है फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट टी बराबर 2 सेकंड, वही जो पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था वही। v क्या करेंगे, dx बाई dt कर देंगे, फिर टाइम रख देंगे। एक्सेलरेशन क्या करेंगे, जो वेलोसिटी आएगा उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर जो टाइम आएगा उसको रख देंगे। यही अभी जो मैंने तुम्हें समझाया वो यही, अभी समझाया ना थोड़ी देर पहले, कि वी डी एक्स बाई डी टी होता है जब v फंक्शन होगा टाइम का और फंक्शन ऑफ टाइम होगा। यहाँ पे एक्सीलरेशन फंक्शन होगा किसका, यहाँ पे जो एक्सीलरेशन होगा वो होगा फंक्शन ऑफ, वही जो अभी पीछे समझाया मैं वही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर एक्सीलरेशन, कभी कभी एक्सीलरेशन का एक और इम्पोर्टेंट फार्मूला है, क्या है कि अगर स्पीड जो हो किसका फंक्शन, डिस्टेंस डिपेंडेंट हो या एक्स डिपेंडेंट, क्या हो लिखा है ना, इफ v इज फंक्शन ऑफ x, अगर v डिस्टेंस के साथ चेंज हो रही हो तो एक्सीलरेशन कैसे निकालें। तो आपको पता है एक्सीलरेशन होता क्या है, dv बाई dt। तो जब एक्सीलरेशन dv बाई dt होता है तो हमने क्या किया ऊपर नीचे, क्योंकि हमें dt हटाना है क्योंकि x का फंक्शन हमें x के फॉर्म में लाना, हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में dx से मल्टीप्लाई कर दिया। हमको पता ये जो dx बाई dt ये v बन जाए और साथ में dv बाई dx, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है एक्सीलरेशन का, जिसको हम बोलते हैं v इंटू डी बाई डी। ये कब यूज होगा, जब v x का फंक्शन होगा, क्या होगा, जब v x का फंक्शन। देखो यहाँ पे v किसका फंक्शन है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है ना, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको सॉल्व, क्या दिया है देख, यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन ही तो है, ये क्या है, क्वेश्चन ही तो, वी एक्स का फंक्शन है तो क्या होगा फार्मूला, ये v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी का मतलब v तो यही है, ये फार्मूला है। पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन एट एक्स इक्वल टू, अब मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, ये v है, इसी फार्मूले से मैं सॉल्व करना है। v को मैंने v एज इट इज रख लिया, ठीक, और फिर इसका डिफरेंशिएट dv बाई dx, इसी को डिफरेंशिएट करूंगा। बताओ रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, तो 1/2 रूट x, और फिर अभी तो रूट का हुआ है, इनटू करोगे जो अंदर फंक्शन है उसका भी होगा। 2x है तो 2x का 2 आएगा, और साथ में 5 तो कांस्टेंट है, x का तो 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। देख लो, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, मेरा फाइनल आंसर आ गया 1। क्या आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने डिफरेंशिएट किया हुआ, ठीक। अगर मैं डायरेक्ट बता, अब देखो तुम्हें क्या लगे, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम डायरेक्ट बता दो क्या, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है। क्या है, ये भी आपका एक क्वेश्चन ही है। अगर कोई चीज इस फॉर्मेट का होगा रूट, मैं कहूँ इसका डायरेक्ट आंसर बता दो, ये सब चीजें आप जब प्रैक्टिस करोगे ना अच्छे से तो आपको उसका शॉर्टकट भी आइडिया है। दो चार क्वेश्चन सॉल्व करने से कुछ नहीं होता, सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन 10 20 50 100 क्वेश्चन सॉल्व करने से होता तो सब करना हो जाता, आसान है सिलेक्शन। सिलेक्शन उसी का होगा
जो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा। वो नीट के लिए भी जेई मेन के क्वेश्चन सॉल्व करेगा 30-40%, तब जाके वो अच्छे मार्क्स लाएगा। समझिए, वो कोई टाइम लिमिट नहीं है कि हम 8 घंटा पढ़े, 10 घंटा पढ़े, इतना पढ़ लो कम। v बराबर √6x-5। आपको पता है इसका मुझे एक्सीलरेशन चाहिए। ये v किसका फंक्शन है? x का। तो मैंने फार्मूला पढ़ा है जब एक्सीलरेशन, v जब फंक्शन होगा x का तो मैं फार्मूला ये लगाऊंगा, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे सॉल्व करने के बाद मैंने देखा आंसर 1 आया। तो क्या लग रहा है यहाँ पे क्या था? देखो, जो x का कोफिशियंट है, x का कोफिशियंट क्या है? 2। इसी को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है। और सेम यही भी आने वाला है। इसका ही पता है एक्सेलरेशन क्या आने वाला। शॉर्टकट में मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, अब तुम कर लेना तो तुम्हें वही दिखेगा। तुम सॉल्व करके देख लेना पिछले तरीके से, तो वही आएगा। तुम सॉल्व करके देख, अगर ये बस जो को भी ये आगे पीछे भी हो सकता है, ये 5-6x भी हो सकता है। जब 5-6x होगा तो -6/2 लेना पड़ेगा, कोफिशिएंट के साइन भी लेनी पड़ेगी, समझ गए? तब जाके आंसर, तब -3 आ जाए। आप इसको पूरे फॉर्मेट से सॉल्व करेंगे, जैसे ये सॉल्व किए गए तो वैसे ही सॉल्व होके 3 आएगा। आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूं आगे। ठीक है, ये देखो v किसका फंक्शन है? x का। आया। और एक्सीलरेशन किसका फंक्शन है? टाइम का। दो अलग अलग क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन है ये, और एक क्वेश्चन है आपका ये। और क्या कहा गया है आपसे? एक क्वेश्चन ये है आपका, और एक क्वेश्चन ये। ठीक है, आपको करना क्या है इसको? आपको क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह क्या रहा है? वी एक्स का फंक्शन है, कह रहा है एट टी बराबर 0 पे। कहाँ पे? टी बराबर 0। ओह शिट, क्वेश्चन में कुछ तो फॉल्ट है। क्वेश्चन में फॉल्ट है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। एक्स नहीं, यहाँ टी होगा। क्या होगा? यहाँ पे आएगा 3t² और यहाँ पे है 2t। तो जहां पे x है वहां t है एक्चुअल। क्या है? जहां पे x है एक्चुअल में वहां t है। ये है 3x² और ये है 2x ना। अरे, फिर वही लिख दिया। 3t² टाइम का फंक्शन, 2t। देखो सब गड़बड़ हो गया। यहाँ t³ आएगा और यहाँ t²। अब सही है, देख लो ना। अब तो सही है ना। हमसे क्या कह रहा है? t बराबर 0, मतलब जब वो स्टार्ट किया तो कह रहा है जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? 2 मीटर पे, मतलब उसकी इनिशियल पोजीशन 2 मीटर है, मतलब वो x1 दिया हुआ है। ठीक। कह रहा है फाइंड लोकेशन एट, या पोजीशन एक ही बात, एट t बराबर 1 सेकेंड पे। हमें पता है कि t बराबर 1 पे हम उसको x2 मान लेंगे, क्योंकि इनिशियली तो ये है, ये t1 है, ये x1 है, ये t2 है, हमें x2 पूछा है। करेक्ट। तो ये वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है। अब हमसे वो वाला रिलेशन आ गया, जब v दे के x पूछे तो क्या होता है, पता है ना? अभी पीछे बताए कि अगर आपको v दे के x पूछे, v दे के x पूछे तो इधर जाना पड़ेगा। इधर जाने के लिए क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? v बराबर फार्मूला लिखा, पहले टाइम का फंक्शन है तो v बराबर हमें पता है कि dx/dt होता है। तो dt गया इधर, v dt हो गया, और ये हो गया dx। और हमको पता है ये t1 होता है और ये t2 होता है और ये x1 से लेके x2 होता है। तो v क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ रखो 3t² प्लस 2t। अब हमें यहाँ पे dx, अब देखो t1 ये है और ये x1 है।
T1 जीरो पे पोजीशन कितनी थी, T1 जीरो पे पोजीशन 2, ठीक। और यहाँ पे जब टाइम 1 सेकंड हो गया तो हमसे पोजीशन हमने उसको x मान लिया है और यही हमें फाइंड करना है। यही पोजीशन हमें अननोन है, टाइम टाइम बराबर यही हमें निकालना है, बस कुछ नहीं। अब तो मैथ बची, आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक बार अपर लिमिट रखिए, फिर माइनस लोअर लिमिट। चलिए इंटीग्रेट करेंगे तो टी स्क्वायर का होता है टी क्यूब, पावर 1 ऐड होती है अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाए, 2t, टी की पावर 1 1 ऐड करोगे तो टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x होता है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके x, ठीक। 1 रख दो, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस, पहले 1 रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर, फिर लो माइनस लगाएंगे लोअर लिमिट, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या आ गया ये तो 0 हो जाएगा ना, एग्जाम में सब लिखने की जरूरत नहीं, पहले अपर लिमिट x, फिर माइनस लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट 2, ये आ गया 2 माइनस 2, ये है ना 2 इज इक्वल टू एक्स, ये तो 1 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो 2 इधर आ गया तो x की वैल्यू 4, मतलब उसकी जो फाइनल पोजीशन है t बराबर 1 पे वो x इक्वल टू 4 है, करेक्ट। सेम वही क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एक्सीलरेशन दे के वेलोसिटी पूछ रहा होगा, सेम वही क्वेश्चन, वहां v दे के x पूछ रहा है, बस यहाँ a दे के v पूछ रहा है, ठीक है ना। फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 2 सेकेंड, हमको t बराबर 2 पे वेलोसिटी पूछ रहा है। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी मतलब टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं दिया मतलब t बराबर 0 लेना है, इनिशियल टाइम गिवन नहीं है ना, तो हमें टाइम क्या कंसिडर करना है फिर यहाँ पे, t बराबर 0 लेके चल। तुमको पता है एक्सिलरेशन होता है dv बाई dt, तो dt कहाँ चला गया, a की तरफ, तो क्या हो गया a dt। आपको पता है ये टाइम कहाँ से कहाँ तक होता है, t1 से t2, और ये कहाँ से कहाँ तक होता है, v से v2, पता है ना। t1 नहीं दिया था, बोला था इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, कितने पे नहीं मतलब 0 लेना है, तो 0 टाइम ले लिया, t1 पे वेलोसिटी कितनी है, और ये dv होगा ना, तो dv ये है t1, ये है v1, t1 पे हमारा v1, फिर हमसे पूछा वेलोसिटी बताओ t बराबर 2 पे, जब टाइम हमने 2 लिया, dt के साथ टाइम आएगा ना और dv के साथ v आएगा, तो 2 पे कहाँ गया, हम v मान लिए क्योंकि हमें पता नहीं। फिर हम इसको इंटीग्रेट करें, चलो 2 है टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3, ठीक, टी की पावर 1 है तो क्या आ जाएगा टी की पावर 2 अपॉन 2, एक्स की पावर n का क्या होता है, एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, इक्वल dv का इंटीग्रेशन v आएगा 2 से v, ठीक। पहले 2 रखना है, 2 है अपर लिमिट, क्योंकि 0 रखने पे पूरा 0 होने वाला है, 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8, 8 टू जा 16, 16 बाई 3, यही है ना, देखो 2 का क्यूब रखे, फिर माइनस, फिर 2 का स्क्वायर अपॉन 2, माइनस 0 क्यों आया, क्योंकि जब हम माइनस लगा के, माइनस के बाद लोअर लिमिट 0, 0 का क्यूब 0, 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा। सॉल्व कर लिए, 2 का क्यूब 8 टू जा 16 बाई 3 माइनस 4 बाई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गई, अरे भाई ये 2 टू जा 4, एक ही 2 बचेगा ना, और उधर क्या है v माइनस 2, तो इधर भी माइनस 2, क्योंकि माइनस 2 इस तरफ आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो इस 2 को कैंसिल कर दो, तो वेलोसिटी आ गई हमारी कितनी, 16 बाई 3। तो जब भी हमें v टाइम का फंक्शन हो और पोजीशन पूछ रहा हो तो हमें उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और अगर एक्सीलरेशन टाइम का फंक्शन हो, किसी टाइम पे वेलोसिटी पूछ रहे हैं तब भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसी, ठीक है। देख लो अच्छे से, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब हम पहुंच गए हैं इंस्टेंट, हम हमारा सारा प्रोसेस इंस्टेंटेनियस का चल रहा है अभी ना, क्या चल रहा है हमारा, इंस्टेंटेनियस का चल, चलिए समझ गए। क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन पढ़ी, कह रहा है जो v है वो x का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट या v और x पोजीशन का रिलेशन दिया है, v बराबर 2x प्लस 7,
कह रहा है एज्यूम पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन एट टी इज इक्वल टू जीरो। कह रहा है एज्यूम कर लो पार्टिकल ओरिजिन पे था। ओरिजिन का मतलब एक्स बराबर जीरो पे था। कब? जब मोशन स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? टी बराबर जीरो पे। फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड टी। तो बताओ जो फाइनल रिलेशन आएगा किसका? एक्स और टी का पूछा है। जब एक्स और टी का पूछेगा तो हमको पता है कि हमें एक्स और टी लाना पड़ेगा। एक्स तो पहले से, टी कहाँ? टी कैसे आएगा? वी से आता है। आपको पता है v इज इक्वल टू होता है डी एक्स बाई डी टी। तो बताओ जब डी एक्स बाई डी टी करोगे तो क्या आएगा? हमने v का रिलेशन तोड़ दिया। अब देखो क्या किया हमने v को ब्रेक कर दिया। किसमें? डी एक्स बाई डी टी। हमको पता है ये वेरिएबल x वाला है और ये टाइम वाला है। तो हमको पता है x के dx के साथ कौन जाएगा? x, तो ये आएगा डिनोमिनेटर में और ये जाएगा इस तरफ। करेक्ट। जब ये क्योंकि डिनोमिनेटर में आएगा तो वन अपॉन में जाएगा, तो वन अपॉन टू एक्स प्लस सेवन, साथ में डी एक्स है और उधर चला गया डी टी। करेक्ट। डी टी हो। अब आते हैं लिमिट क्या हो। कह रहा पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन टी बराबर जीरो, मतलब टी बराबर जीरो पे एक्स जीरो है। पार्टिकल वॉज एट ओरिजिन इसका मतलब है कि वो एक्स बराबर जीरो पे है। मतलब इनिशियल पोजीशन उसकी जीरो है। कब? जब टाइम जीरो है। फाइनल पोजीशन पूछा है तो एक्स मान लो कितने टाइम पे? टी टाइम पे, क्योंकि हमें एक्स और टी का ही रिलेशन चाहिए। समझ गए? इनिशियली ओरिजिन पे है मतलब जीरो, टाइम भी जीरो दिया हुआ। फाइनल पोजीशन एक्स है, कितने टाइम पे? टी टाइम पे। बताओ। अब हमें अभी बस अभी मैथमेटिक्स बची है बेसिक। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। बताओ वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो? लॉग होता है, लॉग बेस ई। लॉग मैथमेटिक्स में लॉग बेस ई है जब तक बेस टेन ना लिखा हो। लॉग बेस ई ही या एल एन भी लिखते हैं ना, दोनों एक ही बात है ना भाई। या लॉग बेस ई लिखते हो या उसी को स्मॉल एल लिखते हो, दोनों एक ही चीज होती है। ये दोनों एक ही चीज होती है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में वो दिया हो उससे कोई फर्क नहीं। ठीक है। चलो अब आ जाओ। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? लॉग एक्स। पढ़े हो ना सब, याद बताओ ना इसके। नहीं तो फिर तुम्हारी स्पीड इतनी फास्ट होनी चाहिए कि तुम्हारा कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। समझ गए? और एक्यूरेसी भी होनी चाहिए, नहीं गलत हो। मैं तो समझाने के लिए आराम बता रहा हूँ। वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है। और हमें पता है फिर क्या करते हैं, अगर सिर्फ वन अपॉन एक्स होता तो लॉग एक्स आता, लेकिन वन अपॉन एक्स नहीं, ए एक्स प्लस बी का फॉर्मेट है। यहाँ पे कोई नंबर वेरिएबल है टू एक्स के साथ। आपको पता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है? वो डिवाइड में जाता है। पढ़े हो ना? तो इंटीग्रेशन में कहाँ जाएगा? वो डिवाइड। पहले वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया लॉग एक्स, हो गया लॉग एक्स। फिर जो कोफिशिएंट था वो वन अपॉन टू में चला गया, हो गया इंटीग्रेशन खत्म। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? जीरो से। dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा। dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा? dt का इंटीग्रेशन तो t आएगा। अब लिमिट रख दो, पहले अपर लिमिट रखनी है। क्या रखनी है? अपर। हाफ बाहर ले लो। हाफ कहाँ ले लो? ये नंबर है ना, बाहर हाफ मैंने बाहर ले लो। पहले अपर लिमिट x की जगह रख दो। x की जगह x रखोगे तो वही रहेगा। क्या हो गया? log 2x प्लस सेवन। फिर माइनस लगाओगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट है जीरो। x को जीरो रखोगे तो क्या बचेगा? log सेवन। तो आपने पढ़ा है कि log m माइनस log n क्या होता है? log m बाई n। तो log m बाई n होगी। और ये टू कहाँ चला गया था? डिनोमिनेटर में था, मल्टीप्लाई होगा किससे? t से, तो टू टी हो गया। अब ये log बेस ही ये वाला फॉर्म बचा। हमें पता है log की प्रॉपर्टी पढ़े। अगर log बेस कुछ नंबर हो तो log हटाने के लिए बेस इधर जाता और ये पावर में चला जाता। पढ़े हो ना? यहाँ 10 होता है तो 10 की पावर होता है, 2 होता है तो 2 की पावर, ई है तो ई की पावर चला जाता। तो log हट गया बच्चा। 7 से मल्टीप्लाई कर दो उधर ले जाके इसको, तो क्या हो गया? 7 e की पावर 2t। इधर क्या बचा? 2x प्लस सेवन। 7 ले जाके माइनस कर दो। फिर बचा 2x, 2 से डिवाइड कर दो, क्या आ गया? फिर 7 कॉमन भी ले सकते हो इधर से। इधर से आप 7 कॉमन भी ले सकते हो।
तो 7 कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, e⁻2t−1 और ये 7/2। तो देखो मेरा रिलेशन आ गया किसका, x और t का। देख रहे हो, थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब इंस्टेंटेनियस, देखो सब इंस्टेंटेनियस वाले रिलेशन से सॉल्व हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन, यहाँ पे भी आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, हम्म, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एक फंक्शन है टाइम और डिस्प्लेसमेंट अल्फा एक्स स्क्वायर बीटा एक्स, पूछा क्या है, फाइंड रिटार्डेशन इफ अल्फा बीटा आर कांस्टेंट। क्या पूछा है, फाइंड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्यों बोल दिया, इसका मतलब वो निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, मतलब बाहर साइन माइनस हो गई। अल्फा बीटा कांस्टेंट लिखा है ना, पता यही सेम क्वेश्चन 2025 नीट में आया हुआ। क्वेश्चन क्या था पता है, 2025 नीट में टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स था, अल्फा बीटा को उसने 1 ले लिया था, उसने आसान कर दिया था क्वेश्चन। अल्फा बीटा के फॉर्म में होता देखो सॉल्व करना पड़ता आपको अच्छे से, फिर समझ गए, तो इसलिए अल्फा बीटा को हटा दिया था उसने, आसान कर दिया था क्वेश्चन। अब बताओ क्या है अगला, क्या आने वाला है बताओ, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये बताओ, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है भाई बताओ। ये तो ऊपर आंसर लिखा हुआ है, वो सॉल्व करके जो आया था वो लिखा है, समझ गए। यहाँ पे सोल्यूशन है, आप इसको अटेम्प्ट करेंगे खुद से फिर सोल्यूशन देखेंगे। बस मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जब टाइम आएगा, टाइम और डिस्टेंस का फंक्शन होगा, तो आपको डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको टाइम हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स के फॉर्म में आंसर होगा। जब भी आप देखेंगे एक्स के फॉर्म में या वी के फॉर्म में होगा, समझिए, या एक्स के फॉर्म में दिया होगा या वी के फॉर्म में, वहां टाइम नहीं होगा। इससे समझ में आता है कि हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम। तो आप इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें एक बार, जैसे ही तुम एक बार डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी का डिफरेंस टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 है, पता है। अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा, अल्फा कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का क्या होगा भाई, डिफरेंशिएशन 2x, फिर एक्स का क्या होता है dx बाई dt, क्योंकि वेरिएबल t था, समझ गए। फिर बीटा एक्स का होगा, बीटा तो कांस्टेंट है, एक्स की पावर तो है नहीं कुछ, डायरेक्ट एक्स का हो जाएगा dx बाई dt, समझ गए। हमको पता है कि dx बाई dt वेलोसिटी होता है, बस जहां dx बाई dt वहां v ले लिया, v कॉमन लेके मैंने v निकाल लिया, v कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, तो v मेरा आ गया, v मेरा कितना आ गया 1/2 अल्फा एक्स प्लस बीटा। अब हमारा v जो फंक्शन है वो अल्फा बीटा कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, x का फंक्शन। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि अगर वेलोसिटी x का फंक्शन होगी तो हम एक्सीलरेशन निकालते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स से, वही लिखा हुआ है। तो हमारा जो फार्मूला लगेगा v इंटू डी वी बाई डी एक्स, वी की जगह तो हम इसी को रख देंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था, वन इंटीग्रेशन किया था। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है बताइए, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। ये सब आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, डायरेक्ट 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस, ये माइनस वही लगा हुआ है, -1 इसका स्क्वायर -1 बाई इस पूरे का स्क्वायर, ये ना स्क्वायर, और फिर इस फंक्शन का होगा। हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन में जो x का कोफिशिएंट होता है, कौन है कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट 2 अल्फा है, वही 2 अल्फा मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई में जाता है डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में डिवाइड में जाता है। तो ये माइनस साइन कौन सी है, वही कि वह -1/x² होता है, समझ गए क्या होता है। ये माइनस यहाँ मत रखो, कंफ्यूजन मत डालो, माइनस यहाँ रख दो आप, कि ये -1/x², समझ गए क्या होता है। ये आपस में मल्टीप्लाई है, माइनस मतलब माइनस मत समझ लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई में। ये माइनस साइन है, तो यही माइनस बाहर आ गया 2 अल्फा, और ये आपस में सेम है तो क्यूब हो जाएगा,
क्या हो जाएगा क्यूब। देखो टू अल्फा 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ आ चुकी है। 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 2 अल्फा एक्स प्लस, ये है ना 1 अपॉन, ऊपर 1 ही है ना, 2 अल्फा रहने दो। तो 1 अपॉन, या ऐसा लिख लो, 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लो, वी इधर कर दो, उसको उधर कर दो, तो 1/v आ जाएगा। तो यहाँ 1/v रखोगे तो वी ऊपर चला जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया -2 अल्फा v क्यूब। दिख रहा है ना आपको? यही वो आंसर है। देखिए वही जो पीछे आपको बताया गया, ये आपको सॉल्व करके बताया गया, इसका डिफरेंशिएशन कैसे आया। देखिए बाई मेथड मत जाना आप, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि 1/x का -1/x² होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, और log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये आपको सॉल्व करके दिखाएगा ये टर्म कैसे आया। ये है ना डिफरेंशिएशन dv/dx। ये एग्जाम में क्या था, एग्जाम में देखो नीट ने क्या किया था, अल्फा बीटा को 1 ले लिया था, क्वेश्चन फट से सॉल्व हो गया था, आसान हो गया था ना क्वेश्चन, अल्फा बीटा नहीं था, डायरेक्ट फट से आ गया था। तो आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पे वो यही है नीट वाला क्वेश्चन, यही नीट 2025 में पूछा हुआ था। जब जब बोला गया था कि पेपर बहुत टफ आया था, लोग कह रहे थे ना पेपर टफ आया। पेपर टफ आसान नहीं होता, वो सबके लिए होता। पेपर थोड़ा अच्छा होना भी चाहिए, पता तो चले कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है कौन नहीं। हाँ। चलो बताओ भाई, आंसर क्या है? ये आपका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्या था भाई? ये आपका क्वेश्चन जो आया हुआ है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। ठीक है, हमने, ये सेपरेट है, ये यहाँ नहीं है, ये इसको अलग करो, ये इधर। फिर इसको जल्दी से सॉल्व करके बताया गया। हम्म। चलो देख लो, तुम सॉल्व कर लो भाई। ये एक स्टेप एग्जाम में जल्दी कैसे करना है वो बताए। हमने क्या किया, पहले इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। टाइम का डिफरेंशिएशन 1, x² का 2x, और फिर x का dx/dt। dx/dt क्या होगा, v। एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ता है, अदरवाइज फिर आप फुल आप पढ़े ही नहीं होते। ये मेथड, ये पिछला वाला क्वेश्चन तुम्हें तो अच्छे से समझाने के लिए बताया। ये ऑफलाइन लेक्चर है ना, तो एक एक चीज समझाई जाती है, जब पहली बार बताई जाती है तो कैसे आया क्या आया। एग्जाम में देखो करने का तरीका ही, आप कितने स्टेप को आप ऐसे ही सॉल्व, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। 1 x² का 2x, फिर dx/dt हो जाएगा v, प्लस फिर dx/dt कितना आएगा v कॉमन ले लिए, v कॉमन ले गए, निकाल लिए, हमारा आंसर आ गया, v आ गया। अब हमें चाहिए एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है v इंटू dv/dt। v आ चुका है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये 1/x का इंटीग्रेशन -1/x², यही है, यही है -1/x², यही है डिफरेंशिएशन -1/x²। उसके बाद फिर क्या होता है, जो कोफिशिएंट होता है वो मल्टीप्लाई में जाता है, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा, तो बस सॉल्व हो गया। ये तो फार्मूला है कि d/dx ऑफ 1/x का होता है -1/x²। ये तो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला, ये क्वेश्चन नहीं है। बस dv/dx भी आ गया, v भी आ गया, अब इसमें रख दो, v क्या है, ये dv/dx है, ये रख दो। देखो यही नीट का आंसर है, जाके देख। तो इसमें टफ क्या था, टफ था वो अल्फा वाला। इसीलिए आपको स्टेप बाय, आपको कई सारी स्टेप में आपको कॉमन सेंस से, एक दो स्टेप के बाद आपको आंसर भी दिखने लगता है क्या, आपको एक दो स्टेप के बाद आंसर भी दिखने लगता है, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं। तो इसलिए जो पढ़ने वाले, जो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, वो बहुत सारे क्वेश्चन उनको सॉल्व ही नहीं करने पड़ते, उनको ऑप्शन से ही सॉल्व कर देते हैं। ये फायदा होता है, समझ गए, अच्छे से पढ़ने। समझ आया?
मैं क्या कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन इसी तरीके का क्वेश्चन एक आया हुआ है। कहाँ? अभी आप जाके देखें नीट के पेपर में 2026। कहाँ? एक ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। कहाँ पे? री नीट वाले पेपर में शायद आपको ये दिखाई देगा, समझ गए? कहाँ दिखाई देगा ये? आप री नीट वाला पेपर देखें, आप उसको नजर आएगा उसमें आपको। चलो, क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया है यहाँ पे, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पूछा है क्या वो भी देख लो, पढ़ लो एक बार अच्छे से भाई, एक बार आप अच्छे से पढ़ लें पहले। कह रहा डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन दिया, ये क्वेश्चन है। डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन अल्फा टी स्क्वायर माइनस बीटा टी प्लस गामा, और अल्फा की वैल्यू दी है 1, बीटा की वैल्यू 6 है, गामा की वैल्यू 5। ये यूनिट वाइज है क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट है टाइम, ये मीटर होगी, तो इसका भी मीटर आना चाहिए, इसका भी मीटर आना चाहिए, इसका भी, तो अल्फा बीटा गामा ऐसे ही आएगा जब आप यहाँ पे रखोगे। ये मीटर कब आएगा? जब ये सेकंड का स्क्वायर है, जब इसके नीचे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा तब ना सेकंड स्क्वायर करके डिस्प्लेसमेंट मीटर में आएगा, समझ गए? तो यूनिट समझ रहे हो ना क्यों ऐसी है? बीटा 6 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऊपर टाइम से मल्टीप्लाई है, तो हमें मीटर चाहिए, तो मीटर पर सेकंड इंटू टाइम, सेकंड से सेकंड चला जाएगा। गामा मीटर है तो फिर मीटर ही चलेगा, क्योंकि आप मीटर में मीटर ही ऐड कर सकते हो, मीटर में टाइम सेकंड ऐड करोगे क्या? कभी ऐड किए हो क्या? आप टाइम सेकंड में केजी ऐड कर दोगे नहीं? हाँ, तो मीटर में मीटर ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमसे पूछा गया फाइंड एवरेज स्पीड फ्रॉम टी बराबर 0 तो टी बराबर, जब भी डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन हो, क्या हो? क्या हो? एवरेज स्पीड होती क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल। तो आपने, अभी हम ग्राफ नहीं पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं। हमने पढ़ा है कि डिस्टेंस क्या होता है, अगर हमें पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर ले क्या? अभी हमने ग्राफ नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा सा बताते हैं। डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, ये डिस्टेंस है, ये स्पीड इनटू टाइम है ना, या वेलोसिटी टाइम कह दो। तो ये मल्टीप्लाई क्या है? जब भी कोई चीज मल्टीपल में होती है तो ये जो फाइंड करना, अगर ये मल्टीपल में है तो इनका जो एरिया होगा वही इसकी वैल्यू होती है, क्या होगी? जो इनका एरिया होगा वही एरिया ऑफ द वीटी का, क्या? देखो, जब भी डिस्प्लेसमेंट दिया होगा पहले तुम वेलोसिटी निकाल, फिर उसका टाइम के साथ ग्राफ बना, क्या बना लो? वीटी कर्व ड्रा कर लो, और जहां से जहां तक पूछा है 0 से 6 वहां तक का एरिया निकाल लो, वही डिस्टेंस है। और डिस्टेंस कुछ भी हो, ऊपर नीचे डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, पढ़े ना पीछे? तो हमें क्या दिया था? डिस्प्लेसमेंट टाइम का फंक्शन है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे और क्या निकाल लेंगे? वी क्या होता है? डीएस बाई डी टी। इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। अल्फा है टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सबको पता है 2t आएगा, माइनस बीटा टी का डिफरेंशिएशन 1, और गामा कांस्टेंट है तो 0। अल्फा की वैल्यू 1 है, बीटा की वैल्यू 6 है, रख दो इसी में। तो हमारा वेलोसिटी आ कब? 2t-6। अब हमें चेक करना है कि वेलोसिटी 0 कब, क्या चेक करना है हमें? ये वेलोसिटी चेक करना है, वेलोसिटी 0 होगी किस टाइम पे? वेलोसिटी 0 होगी कब? टी बराबर सॉल्व होके आया 3 सेकंड, देखो आया ना 3 सेकंड। वेलोसिटी का रिलेशन ये है 2t-6, हमें इसका ग्राफ ड्रा करना, कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 6 तक। पहले ये चेक करो ये 0 कहाँ पे हो रही है, मतलब एक्सिस को कट कहाँ पे कर रही है। जब ये पता चल जाए कि एक्सिस को कट कहाँ पे कर रही है, तो वहीं से तो ग्राफ पास कराओगे। तो आप क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, फट से वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, ये चेक कर लेना है कि वेलोसिटी 0 कहाँ पे हो। बस जो वेलोसिटी आएगी उसको 0 के बराबर करके टी की वैल्यू, जैसे डायरेक्ट भी दिख रहा है, टी बराबर 3 रखने पे 0 आ रहा है, मतलब 3 पे वो टाइम वाली एक्सिस को कट करेगा। टी बराबर 3 पे वेलोसिटी 0 दिखनी चाहिए, समझिए? पूछा कहाँ से है? 0 से 6 पे, तो टी बराबर 0 पे वेलोसिटी निकाल। अगर मैं टी बराबर 0 यहाँ रखूंगा तो वेलोसिटी -6 आएगी, तो -6 यहाँ पे है। फिर कहाँ तक पूछा है? टी बराबर 6 पे, जब मैं यहाँ 6 रखूंगा, 6 2 जा 12 -6 तो 6 ही आ रहा है।
तो मतलब वो -6 से ग्राफ 6 तक जाएगा, लेकिन कट कहाँ पे करेगा, t बराबर 3 पे। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको अब इसका एरिया निकालना, यही ना एरिया ऑफ द वीटी कर्व लिखा ना मैंने, जो इसका एरिया होगा जहां से जहां तक पूछा है वहां तक। और डिस्टेंस निकालने के लिए चाहे नीचे एरिया हो चाहे ऊपर, वो पॉजिटिव ही लेता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में नीचे वाले एरिया को निगेटिव और अबव द एक्सिस को पॉजिटिव, पता है ना आपको, अभी जब ग्राफ पढ़ेंगे तो वहां भी आएगा, ठीक। अब बताओ ये क्या आएगा, इसका एरिया कितना होगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितनी है 3, हाइट तो यही 6 है ना, तो हाफ 3 इंटू 6 कितना आ गया, 9 आ गया। इसका एरिया देखो, हाफ बेस कितना है 3 से 6, तो 3 होगा, और हाइट कितनी है 6 ही, उसका भी 9 आ गया। तो इसका भी 9, इसका भी 9 एरिया, तो 9 और 9 18। कहाँ से कहाँ तक कितने टाइम में पूछा, 0 से 6, मतलब उसको 6 सेकंड लगा। तो हमें एवरेज स्पीड का फार्मूला आ गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, कितना आ गया हमारा भाई, हमारी एवरेज स्पीड आ गई कितनी, 3 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको फाइंड कर लेते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन अच्छे सॉल्व किए जाते हैं ताकि इजी, वो सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, सिलेक्शन विलेक्शन नहीं होगा। समझ गए, अपने आप को खुश रखोगे लेकिन होना जाना कुछ नहीं, ठीक है। हाँ, तो फिर ये बात याद रख लो। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं इसको। अगले लेक्चर में हमारा आएगा इक्वेशन ऑफ मोशन। पढ़े हो ना इक्वेशन ऑफ मोशन, कब अप्लीकेबल है, कब अप्लाई होता है, किस कंडीशन में अप्लीकेबल होता है। चलिए अच्छा, अगले में देखेंगे कब अप्लीकेबल होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है। चलिए, हमेशा अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपको सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नहीं तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आप नर्वस हो जाएंगे, पैनिक हो जाएंगे, कुछ भी हो सकता है।